सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में हम जहाँ वर्ण पढ़ रहे थे, वर्ण में हमने स्वर देख लिया था, स्वर के साथ ही साथ व्यंजन का भी उच्चारण करने हमने सीख लिया था। इसी के माध्यम से अब हम आगे वर्ण, व्यंजन वर्ण में जो जो वर्ग होते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आ गया है। इसे ही मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि इसे पंचम वर्ण भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न में कहीं पर पंचम वर्ण ऐसा कोई शब्द आए तो आप घबराइए मत, इन्हीं को ही पंचम वर्ण कहा गया। वर्ण है कि यहाँ पर वर्ग से तात्पर्य यहाँ पर समूह से है, और वर्ण से तात्पर्य जो ये क ख ग घ अंग लिखाया है इससे होता है। वर्ण और वर्ग में अंतर है, वर्ग इति समूह। तो यहाँ हमने देखा था कि उच्चारण स्थान कौन कौन से आएंगे, इसके बारे में भी चर्चा हो गई थी। आगे देखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्पर्श, अब इसी को विभाजित किया गया है। स्पर्श से तात्पर्य किसी चीज को छूना। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करने में हमारी जीभ या जीभ जिन जिन जगहों पर स्पर्श करती है उसी आधार को भी विभाजित भी किया गया है। जैसे क से म तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जीवा जो है मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। जैसे आप क ऐसा देखेंगे, बोलेंगे तो क जो है कंठ से जाती है ना। प आप बोलेंगे तो प कहने से आपके जो होंठ है, वो जो होंठ है आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक इसी तरह से तालु भी होता है। तालु क्या होता है? आपके मुंह का जो ऊपरी भाग है, जब जीभ वहां जाती है, जैसे आपने कह दिया त बोलकर आप उच्चारण करके देखिए। त आपने कहा तो त बोलने के बाद दांत के ऊपर वाले भाग के पीछे भाग में आपकी जो जीभ है वो स्पर्श कर रही है। त थ द ध त दव्य भी हो सकता है क ख ग घ अंग हो गया। च छ ज झ च जैसे आप बोल रहे हैं वो तालु पे जा रहा है। आप बोलकर देखिए च वाली लाइन, ये यहाँ से देख लेते हैं हम। इसी को हम एक बार चलिए, ये मैं आपसे पूछते जाऊंगी तो कौन सा चीज कहाँ पर स्पर्श कर रहा है आप बताते जाइएगा। मैं जिनको भी बोल रही हूँ वे इसे रीड करके बताएंगे। हाँ जी बेटा, प्रथम क वाली लाइन बोलिए। ये जो 5 वर्ण दिख रहे हैं आपको, ये लाइन बोलिए। प्रथम आप वहां है जहां आपने ऑन करके रख दिया है मोबाइल या सिस्टम, आप वहां हैं। हाँ बेटा, प्रथम ये जहां स्क्रीन पर आपको ये दिखेगा, ये क की लाइन आप बोलेंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें उच्चारण स्थान क्या आएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान से भी प्रश्न आते हैं कि इसका उच्चारण स्थान ये है। ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो आप ये बताइए, क से लेकर अंगा तक। हाँ बोलिए। चलिए, उनके यहाँ से नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, चलिए मैं इसे किसी के लिए नहीं रखती हूँ। आप में से जो इसका उच्चारण करना चाहेंगे वो कर कीजिए। क मैं करूं? क ख ग घ
चलिए क वाली लाइन कौन बोल रहे हैं? महोदय मैं बोल सकती हूँ क्या? बोलिए। क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ ठीक है, धन्यवाद बेटा नंदिका। आगे और अगला कोई च वाली लाइन कौन पढ़ेंगे? च छ ज झ अंग। इया। महोदय इसका इया, हाँ इया। तो उसका महोदय इसका उच्चारण स्थान महोदय कंठ से ऊपर, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, तालु। 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 हाँ तालु। हम पहले जब मैं चर्चा कर रही थी तो मैंने कहा था तालु, तो यहाँ से मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन वही था तलवेश होता है ना महोदय। तालु। तालु क्या होता है? हमारे मुंह का ऊपरी हिस्सा जहाँ जीभ जा रही है ना, टच कर रहा है, कहलाता है। तो उसे हम लिखेंगे तालव्य होगा। क्या होगा? तालव्य। लिखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तालव्य, उसका उच्चारण स्थान तालव्य होगा। ठीक है महोदय मैं पढ़ूं? हाँ बोलिए। त ठ ड ढ़ न। नहीं, आपने गलत पढ़ा। फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फिर से पढ़िए। त ठ ढ ढ न। कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं? ये वाली लाइन पढ़नी है, तीसरी वाली लाइन पढ़नी है। हाँ जी महोदय। पढ़िए। ट ठ ढ ढ न। देखिए क्या होगा, सुनिए ध्यान से। ट, आप ये दोनों ना मिक्स कर रहे हो, ये दोनों एक ही जैसा बोल रहे हो। ट, ठ, ड, ड कहा मैंने, ड। फिर ये होगा ढ, ड, ढ, और ये ना नहीं होगा, अड़ा होगा, अड़ा। क्या? अड़ा। तो ये इस तरह से होगा, ट, थ, ड, ढ, अड़ा। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? अणा। हाँ दंत। हाँ ठीक है। दंत। क्या? दंत। मूर्धन्य। 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 सही। क्या होता है महोदय? मूर्धन्य। मूर्धन्य बिल्कुल सही है, पर ये मूर्धन्य क्या होता है? क्या होता है? किसे कहते हैं मूर्धन्य? महोदय मुंह का वो हिस्सा जहाँ पे मुंह का ऊपरी हिस्सा। तो महोदय तालु और वो एक ही हो जाएगा। मूर्धन्य तालु उसके सामने होता है। महोदय मूर्धन्य मतलब तालु के पीछे वाला हिस्सा। मूर्धन्य इति मुड़ा हुआ। मूर्धन्य इति मुड़ा हुआ, तो किसका मुड़ा हुआ? मुंह तो नहीं मुड़ सकता है ना, तो क्या मुड़ेगी? हमारी ये जो जीभ है, जीभ मुड़ेगी, तो इसलिए उसे मूर्धन्य कहा गया है। मूर्धन्य इति मुड़ा हुआ, तो मूर्धन्य मुड़ा हुआ। तो जैसे आप उच्चारण करके आप फिर से एक बार उच्चारण करके आप अपने स्तर पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम प्रेशर के साथ अगर हम उसको आगे भी लाना चाहें तो वो प्रेशर के साथ पीछे की ओर मुड़ रहा है। जैसे आप एक बार कोशिश करके देखिए कि बिना मुड़े आप इसे बोल कर देखने की कोशिश करेंगे तो वो होगा ही नहीं, ऐसे लगेगा किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसा बोल के देखिए बिना मुड़े, है ना, तो कठिनाई, तो इसलिए ये नहीं बनेगा, ये गलत है। जहां पर हम जिन चीजों को बड़ी आसानी से बोल पा रहे हैं, एक्चुअल में उनका उच्चारण स्थान वही आएगा, और जहां पर हम उसको नियंत्रण करके बोलने की कोशिश करेंगे तो वो उच्चारण स्थान गलत होगा।
तो कभी भी किसी भी चीज में अगर आपको लगता है कि कोई चीजें आप भूल जा रहे हो या छूट जा रही है, तब आप उसका उच्चारण करके आप देख लीजिए, तो आपको जहां पर सरलता रहेगा अर्थात वो उच्चारण स्थान उसी का रहेगा जहां पर आपको बोलने में सरलता होगी। जैसे यहाँ बोलेंगे ट ठ ड ढ ण, तो आपको लगेगा कि आप जीभ को मोड़कर जब आप बोल रहे हो तो बड़ी आसानी हो रही है, अर्थात उसका उच्चारण स्थान वही है, मूर्धन्य। ठीक है, आगे अब ये वाली लाइन कौन बताएगा कि महोदय मैं पढ़ूं ये वाली? त थ द ध न। एक साथ नहीं त बेटा, थ द ध न। थ द ध न। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? महोदया दंत, दांत, तो जीभ दांत टकराती है। दांत महोदय द दांत टच होता है। ध न। हाँ, जो तो क्या हुआ? तो थ दंत, दांत को टच हो रहा है, दंत, दांत दंतव्य, टच करके बोल रहा है। दंतव्य, दंतव्य। हमारी जो जीभ है वो क्या हो रही है? दांत को छू रही है, दांत से टकराती इसलिए दांत हुआ। बिल्कुल सही है। अगला ये ये वाली लाइन प फ ब भ म। क्या हुआ ये? ओष्ठ। प हाँ, महोदया महोदया इसमें ओष्ठ, होठ होठ वाला ये। बिल्कुल ओष्ठ, हाँ होठ वाला। कोष्ठौ। महोदया दोनों होठ आपस में टकराते हैं इसलिए ओष्ठ। प फ ब। हाँ, तो ओष्ठ ओष्ठ होगा, ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ नहीं होगा, ओष्ठ ओखली का ओ आधा षटकोण का स और ठ, ओष्ठ। तो होठ होगा इसका, तो प फ ये मिल रहा है आपस में, प फ ब भ म, ये ओष्ठ ओष्ठ हुआ। ठीक है, इसी तरह से ये जो य ल ल व य श, र ल श व। व। श श ह। आप दोनों एक साथ बोल दिए हैं ना? य श स ह। महोदय इसी में दिक्कत जाती है, शक्कर का श, षटकोण का स और ये वाला स। नहीं, मैं पहले ही कहा था, रोते का स। मैंने उसी दिन कहा था य र ल व ये सब क्या हो जाएगा? सम्यक का स। उसका जो है कंठ से आवाज निकल रही है, आगे की ओर बढ़ रहा है ऐसा लगता है, और ये जब हम श कहते हैं तो ये मुंह से बाहर हवा निकल रही है। ये गरम हवा। यह वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है वो कंठ से आगे यहाँ तक निकल रही है ऐसा लगता है, अगर आप मुझे देख पा रहे होंगे तो, है ना? तो यहाँ तक कंठ में आके वो रुक जाती है, वहीं से गायब भी हो जाता है, ऐसा है। लेकिन जो स वाला है उसमें हवा जो है वो मुंह से बाहर निकल रही है, आप बोल के देखेंगे तो, इसलिए इसको अंतःस्थ अर्थात अंदर में स्थित कहा गया है। अंतःस्थ इति अंदर में स्थित, और उष्ण अर्थात गर्मी, है ना, जो कि उष्ण से बना है, तो गर्मी अर्थात हवा, तो उस गर्म हवा का बाहर निकलना, तो ये इन शब्दों का उच्चारण है। तो अब कभी भी परीक्षा में किसी भी लाइन को लेकर उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, तब आप उसका उच्चारण करके आप बता पाएंगे कि तो उच्चारण स्थान कौन सा आएगा, या प्रश्न इसके विपरीत, महोदय एक बार और देख ले। इसके विपरीत कर दीजिए, प्रश्न ऐसा हो जाएगा कि मूर्धन्य वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं या कौन सा वर्ग आता है, ऐसा पूछ दिया जाएगा, तो आपको पता बताना होगा कि ये जो ट वर्ग है यह मूर्धन्य वर्ण में आता है, ऐसा भी है। या फिर इनमें से कोई एक पूछेगा, जैसे ड की कौन से का उच्चारण स्थान क्या है, इस तरह के प्रश्न, तो दो तीन प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। बस उसका सॉल्यूशन ये है कि आप उच्चारण करके उसको देखिएगा, और आपको ये ध्यान रखना है पंचम वर्ग क्या क्या है, अंतःस्थ क्या है, उसमें क्या है, मूर्धन्य क्या है, दंतव्य क्या है, तालु क्या है, इन सब के बारे में आपने अभी देखा और जाना। ठीक है महोदय, लेकिन इस साल तो इस प्रकार के प्रश्न तो नहीं पूछ रहे थे। हाँ महोदय, सैंपल पेपर में भी नहीं था।
महोदय इस साल ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे इस बार। महोदय वर्ण विचार का उतना ज्यादा कुछ नहीं था। वर्ण ये विचार वर्ण विचार सिलेबस में ही नहीं है। सिर्फ संधि समास प्रत्यय उपसर्ग यही सब पूछेगा महोदय। हाँ, तो वो एक मॉडल पेपर था, मॉडल में ये मॉडल में वो प्रश्न आएगा ऐसा नहीं होता है। वो प्रश्न ही उठा कर दे देगा, उतने ही प्रश्न आएंगे, उसी का क्राइटेरिया रहेगा, ये नहीं है। मॉडल पेपर इट मींस था कि प्रश्न 40-40 के बटे रहेंगे और उसमें कौन कौन से प्रश्न किस अंक के आएंगे ये है। प्रश्न तो परिवर्तित हो सकता है, ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है। कोई भी व्याकरण बिना वर्ण के प्रारंभ नहीं होती, इसलिए ये वर्ण कभी भी इसका अंत होगा ऐसा नहीं बोल सकते। आप वो दिमाग से हटा दीजिए। अब वो केवल आपके प्री बोर्ड तक का था, जो आपने अभी तक देखा वो प्री बोर्ड तक का था। उसमें बोर्ड हमें ये बताना चाह रही थी कि इस तरह से 40-40 अंकों में उनका विभाजन होगा और व्याकरण के प्रश्न इस तरह से ऑप्शन में आएंगे, बाकी जो सब्जेक्टिव रहेगा, ये बताने का मतलब था। प्रश्न उठाकर उसी को देगा, ये मत सोचिए, ठीक है। महोदय लेकिन मैं सिलेबस भी देखा था, उसमें वर्ण विचार तो नहीं था। तो वर्ण हाँ महोदय, और ऐसे दिखाता भी है कि प्रत्यय से इतने मार्क्स का आएगा, उपसर्ग से इतने मार्क्स का आएगा। हाँ तो वर्ण महोदय, इतना नहीं था वर्ण महोदय। विचार था ही नहीं। वर्ण विचार बहुत नहीं outdated आएगा है बेटा, वो महोदय। काम ही आएगा आपके, है ना। तो आगे जब आप संधि, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ संधि समास अव्यय में जब अव्यय तो खैर नहीं, लेकिन संधि समास में जाओगे तो आपको तो ये चीज लगेगी। तो इसी पहले वाले भाग को पढ़ोगे तभी तो आगे जाएंगे। अच्छा देखिए, एक जगह हम ये एक अनुस्वार होता है और एक हम पढ़े थे अनुनासिक। ये अनुनासिक क्या होता है? जहां अम की मात्रा होती है, नाक से जिसका उच्चारण किया जाता है वह अनुनासिक कहलाती है। याद रखना, अनुनासिक कैसे? चांद वाला है ना महोदय, चांद बिंदु तो अनुनासिक। ये अनुनासिक से यहाँ पर जैसे नासिक है, आपको याद रहेगा कि नाक से जहां उच्चारण होता है अनुनासिक हो गया। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार से तात्पर्य होता है न या म। आप दोनों में से कोई एक याद रखिए, तो दूसरा फॉर्मूला अपने आप ही आपको याद रहेगा। अनुनासिक अर्थात नाक से जहां उच्चारण होता है, नासिका अर्थात अंग की मात्रा या चंद्रबिंदु वाली जो मात्रा रहती है वो अनुनासिक होगा। और म जो ऐसे अपन लिखते हैं न और म, है ना, किसी शब्द में लिख दिए तो वो अनुस्वार कहलाता है, ये याद रखिएगा। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है। विसर्ग हमने जान लिया, विसर्ग जो दो गोला लगता है वह विसर्ग होता है। संयुक्त व्यंजन, ये याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे पास? संयुक्त व्यंजन 3 नहीं है बेटा, 4 है। ये सामने दिख रहा है इसलिए 3 है, मत बोलिए। 4 है। कौन कौन से हैं? यहाँ नहीं दिख रहा है पर आएगा इस... कौन कौन से हैं? आप कितना सारा बोल दिया? आप तो 6 बोल दिए। नहीं महोदय, लास्ट वाला गलत है। और कौन, और इसको करेक्ट कौन करेगा? लास्ट, ये तीनों तो आपको दिख ही रहा है। क्षत्रज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। एक और आता है, ये लास्ट वाला कौन बताएगा? कौन कौन है जो इसे बताएगा कि आखिरी कौन सा? ऐसे रहते हैं ना वो धन इया इज इक्वल टू गिया। बिल्कुल महोदय श्र, श्री वाला श्र, श्रवण कुमार वाला श्रम महोदय। श्रीमान वाला, श्रीमती वाला, क्षेत्र वाला क्षेत्र वाला, क्षेत्र वाला नहीं महोदय, नक्षत्र वाला। श्रवण कुमार वाला, क्षेत्र वाला तो पहले ही दिया है। श्रावक वाला, श्रावक। बिल्कुल सही कहा। मैं तो कह ही रही हूँ बेटा, श्रम वाला जो श्र आता है, वो जो श्र है ना, जो इस तरह से बनता है, इस तरह से जो श्रमिक का श्र है वह श्र आएगा। अब आप इसके ये भी आपको एक बार है तो ध्यान दे दीजिए। छ किससे बनता है? क और स से मिलकर छ बनता है। त्र, त और र से त्र बनता है। ज और इया से ज्ञ बनता है। और श्र किससे बनता है?
जैसे महोदया वो उसको ज्ञ बोलते हैं कि ज्ञ बोलते हैं? ज्ञान होते हैं कि ज्ञान होता है? ज्ञान नहीं होता, मैंने शायद एक बार और पहले बोली थी कि ज्ञान भाई। ज्ञान होता है। आपने ये जो उदाहरण कहा था, महोदय मैंने कई बार ये भी सुना है संस्कृत में कि उसको जैसे यज्ञ होता है तो उसको यज्ञ बोलते हैं। जी सूक्त का जब महोदया उच्चारण जी, करते हैं तो ज्ञान उसको को ना ज्ञान बोलते हैं। यज्ञ बोलते नहीं हैं। बोलते, हम लोग जैसे हॉस्टल में भी थे ना, उस समय तो ज्ञान को ज्ञान ज्ञान नहीं बोलते थे। नरेंद्र सर बताए थे महोदय कि ज्ञ को ना यही ज्ञ बोलते हैं। चर्चा हुई थी एक बार और कि ज्ञान याद है आपने कहा था कि बीच में मैंने ऐसे क्लास लेने गई थी तो आपने कहा था अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसा ये वर्ड आया था। तब मैंने वहां पर आपको करेक्ट किया था, ज्ञान शाकुंतलम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब हमें जब इसका उच्चारण करना है तो ये ऑलरेडी संयुक्त क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब उस संयुक्त व्यंजन को जब हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, है ना, वर्ड जब उस शब्द को बोल रहे हैं तो हम उसको मिक्स करके बोलेंगे, अलग अलग क्यों बोलेंगे? ऐसे में तो हमको कमल बोलना रहेगा तो म ल ऐसा करेंगे फिर तो कमल होगा। हाँ, क्योंकि उसमें भी तो जब हम यहाँ महोदय मतलब उसको जब हम संयुक्त है, मतलब उसको एक साथ प्रोनाउंस करेंगे। बिल्कुल, हाँ, ये प्रश्न है कि संयुक्त क्यों हुआ, ज्ञ ही बोलेंगे ना। विभाजित किससे, किन वर्ण से मिलकर वो शब्द वो अक्षर बना है, ये हमें से पूछा जाएगा तो ये हम बता पाएंगे कि क श छ बना है, त र त्र बना है, ज य ज्ञ बना है ना। और श्र किससे बना है, जैसा कि उच्चारण कर रहे हैं, श्र श्र कह रहे हैं तो शक्कर का श और र ये दोनों में हलंत रहेगा तो इसी से श्र बनेगा। ठीक है, तो जैसे और आपने महोदय रेफ आता है वो कहाँ से आता है? रेफ वगैरह या नीचे जो प्रकृति में क्रिया आता है वो सभी मात्राएं हैं बेटा, अभी तो हम केवल वर्ण पढ़ रहे हैं, है ना। ये वर्ण है, आप जो कह रहे हो वो मात्रा आ जाएगी, फिर मात्राएं अलग अलग होती है ना, तो ये सभी है। अभी आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ देखिए जो उच्चारण स्थान हमने पढ़ा, ऊपर मैंने जो आपको बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। इन शब्दों पर तो आपको कोई अब डाउट नहीं है ना, इन शब्दों पर तो कोई डाउट नहीं होगा कि मूर्धा किसे कहेंगे, दंत किसे कहेंगे, ओष्ठ किसे कहेंगे, नासिका, ये सब तो हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इन्हीं का दिया गया है, देखिए यहाँ एक बॉक्स बनी हुई है, यहाँ पर आप जब जाओगे तो ये लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब आपने स्वर वर्ण में अम और आहा कहा था तो मैंने कहा था कि संस्कृत में अयोगवाह को हटा दिया गया है क्योंकि वो आगे जाकर विसर्ग में आ जाता है ना, और म में आ जाता है, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो बॉक्स है वो खाली है, तो बाकी सभी ये तो आप इससे परिचित ही हैं। महोदय। और एक एफ करके आते हैं ना जिसको अप्रोनाउंस करते हैं, वो कैसे बनता है? वो इसी में आएगा, कंठ में ही आएगा, वो आधा अ होता है इसलिए उसको ऐसा किया गया है। ये किसी संधि में पढ़े थे ना उसको, संधि में। महोदय वो तो प्लुत होता है। हाँ, हाँ, महोदय लेकिन ओम के उच्चारण में उसका जैसे प्रयोग। को धन अपी को ऐसा पी बोलते हैं। महोदय कॉपी कॉपी स्वर हाँ, आधा कैसे हो सकता है? स्वर को तो किसी की सहायता ही नहीं चाहिए, देखिए आप लोग एक वो तो पूर्ण होगा महोदय स्वर। साथ ना दो तीन लोग बोलते हो, मैं आधे का आधा आ जाता है, फिर आधे का आधा आ जाता है, तो बोलना है तो एक बोलिए ना। तो आपके प्रश्न महोदय वो जैसे को धन ओ एस अपी बोलते हैं ना, हर्षित को ऐस नहीं होता। को कहा गया है, जैसे अभी ये यहाँ पर कहीं हमने पढ़ा था उसे, ये देखिए स्वर आधा कैसे हो सकता है? स्वर को तो किसी की सहायता ही नहीं चाहिए। हाँ, तो ये प्लूत में लिया गया है ना इसमें, इसलिए। महोदय हर्षित जो बोला वो बताओ ना, वो कॉपी वाला। कॉपी वाला क्या बताए? महोदय जो अपन उसको महोदय जैसे एस प्रणव टाइप का स्वर रहता का है ना, हम उच्चारण करते हैं
जब महोदय हम लोग प्रणव स्वर का उच्चारण करते हैं तो वो अ, उ और म होता है, म नहीं होता है, तो वो उ होता है। तो जब हम लोग कोपी बोलते हैं तो जो ओ की मात्रा है वो भी 2 वर्णों से बनी हुई है, तो उसका उच्चारण करते समय वो कोपी हो जाता है, इसलिए वो मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वो आधा नहीं है। आपको प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और इसी को जब महोदया उसको यथारूप संधि बोलते हैं ना, सॉरी पूर्व रूप संधि। इसीलिए जब हम संधि में गए थे तो वो जो आखिरी जो छठवां नंबर आता है संधि का, है ना, वैसे 8 इसमें वैसे 5 होते हैं पर हम यहाँ 8 देखे थे, पर छठवें जब नंबर पर जब आया था पूर्व रूप संधि तो उसमें इस तरह से शब्दों का लिया गया है, तो वो उसमें हमने उसी जगह पढ़ा था, तो वहां पर वो आगे के रूप में उसको बताया गया है और वो का उच्चारण होता है, और जैसा कि अभिनंदिका ने कहा इसलिए भी इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। महोदय तो उसे प्लुत स्वर बोलते हैं क्या, जो एस रहता है, एस टाइप का? सामने ये बुक भी होगी, है ना, ये प्लुत स्वर इसमें आ गए हैं, देखिए इसके उच्चारण में अनुनासिक जब स्वर होते हैं ये परसों ही आपको बताया गया था कि ये देखिए आप पढ़ते नहीं हो, वही मेरा इस बार आपकी परीक्षा में था कि आप लोग खाली समय में इसको एक बार याद करने में नहीं बोल रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिए करें कि प्लुत स्वर ऑलरेडी इसमें दिया गया है, तो अब ये सब ये जो प्रश्न है वो क्यों आया कि इसको प्लुत स्वर बोलते हैं क्या, ये लिखा हुआ है ना, ये इसलिए आपके पास भी है। अब आगे देखिए, ये प्रयत्न वगैरह तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे रहने दीजिए इसको, तो जो आपको जानना था वो आपने जान लिया। ये देखिए ईषद पढ़ सकते हैं, ईषद क्या होता है, वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है और मुख के इस प्रयत्न को ईषद कहते हैं, जैसे कि ये सब। महोदया इतना डीप में पढ़ने का क्या मतलब, जब ये मतलब कोर्स में है ही नहीं तो।